हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखेंगे कि ये सिलेस्टियल दोनों इवेंट्स कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर अराइज होते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली होते हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ सेशन हम कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जिनका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी नॉलेज का लेवल सही है या नहीं है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बता देना चाहूंगी जो परचम ने आपकी एसएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किए हैं। देयर इज अ जर्नल अवेयरनेस बैच जो 2024 के स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, जिसमें आपको सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, आपको पीवाईक्यूज और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड ऑल्सो आपको मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका केस ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही आपको जानना है या आपको सिर्फ उसी से रिलेटेड ही नॉलेज चाहिए, बाकी आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कोर्स हमारी एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं वहाँ पर एसएससी ज्योग्राफी को डील कर रही हूँ। ये सब आपको असेसेबल हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन से, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारी क्लास तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स पे है, पर मैं उससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके जो होंगे उन्हें ब्रश अप कराना चाहूंगी, जो हमारी इस क्लास की फाउंडेशन बनाएंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन, डे कैसे और नाइट कैसे होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें सोलर एक्लिप्स देखना है कि दिन में होगा या रात को होगा। ऐसे ही चंद्र ग्रहण दिन में होगा या रात को होगा, वो देखेंगे। रिवोल्यूशन, रोटेशन से हमें बातें समझ आएंगी, और हम ये भी देखेंगे कि ये पेरीहेलियन, एपीहेलियन की कंडीशन क्या होती है। इससे हमें समझ आएगा कि कब आपका टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, कब आपका एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। तो ये जो शुरू में आपको जो भी बातें सुनने को मिलेंगी, उनको लेके ये नहीं सोचना कि दिस क्लास इज ऑन सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, बट हम तो यहाँ पे रिवोल्यूशन, रोटेशन और मून के फेजेस ये सब पढ़ रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू लर्न द कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिकली। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट हॉलिस्टिकली समझना है, तो ये सारी चीजों को एक बार ब्रश अप करना जरूरी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जब मैं आपके साथ टर्म्स को यूज करूं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं रेवोल्यूशन क्या होती है। रेवोल्यूशन होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करना। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के चक्कर लगाती है, उस चीज को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगा रहा है कौन, मून। और ये सन भी चक्कर लगाता है किसी के अराउंड। किसके अराउंड लगाता है? ये आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है? क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल प्रेजेंट है। ब्लैक होल एक ऐसा एरिया होता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड चक्कर लगाता है। सन मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। सन मिल्की वे गैलेक्सी से 8000 लाइट ईयर्स अवे प्रेजेंट है। क्लियर? जैसे कि आपकी ये मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें आपका सूरज चक्कर लगा रहा है किसके? मिल्की वे गैलेक्सी के। आपकी धरती चक्कर लगा रही है सूरज के, और आपकी धरती के चक्कर लगा रहा है कौन? मून। ये रेवोल्यूशन हमें समझ आ गया। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। अब सवाल उठता ये है कि क्यों मैंने ये तो समझ लिया कि आपकी अर्थ के अराउंड आपका सोलर सन आपका मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड इसलिए रिवॉल्व करता है क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट आप मुझे ये बताइए कि अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड? इसका भी एक कारण है, क्योंकि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास जो है वो आपका सूरज के पास है। अगर सूरज के पास पूरे सोलर सिस्टम का इतना ज्यादा मास है, तो उसकी वजह से सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे आपकी सेंटर्ड है? मोस्ट ऑफ द वो आपकी सन के अराउंड सेंटर्ड है। यानी कि सन अब ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स एक्ट करेगा। इस वजह से पृथ्वी क्या करती है? सूरज के चक्कर लगाती है।
पर अगर इतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो पृथ्वी क्यों नहीं आपके सूरज पे चक्कर लगाते-लगाते फॉल कर जाती है, गिर क्यों नहीं जाती है? वो इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि पृथ्वी भी एक स्पीड से मूव कर रही है और स्पीड से मूव करने की वजह से पृथ्वी का एक साइडवेज मोमेंटम है, जो उसे सूरज पे गिरने नहीं देता और वो इस तरीके से आपका चक्कर लगा पाती है सूरज पे। क्लियर हो गई बात? वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है पृथ्वी सूरज के अराउंड 30 किलोमीटर एवरी सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, इसीलिए वो सूरज के ऊपर गिरती नहीं, ये उसे साइडवेज मोमेंटम प्रोवाइड करती है, यही उसकी स्पीड। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। रिवोल्यूशन, अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो समझना है वो ये है कि पेरीहेलियन और एपीहेलियन की कंडीशन क्या होती है। देखो, यहाँ पे आपका सन था और सन के अराउंड आपका क्या था, अर्थ चक्कर लगा रही थी। अगर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाती तो आपकी कंडीशन तब बनती कि भाई हर जगह से आपका डिस्टेंस सेम है सन और अर्थ के बीच में, और इसी तरीके से अर्थ और मून के बीच में, बट ऐसा नहीं होता। ये प्लैनेट्स और या फिर ये आपकी अर्थ आपका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस चेंज हो जाता है कि कभी-कभी वो बिल्कुल पास आ जाते हैं एक दूसरे के, उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन तब बोलेंगे जब सन और अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होंगे, तब कंडीशन कौन सी होगी, पेरीहेलियन। पेरी से ही पास याद करेंगे, है ना, पास से पेरी याद कर सकते हो, ओके, पीपी। ओके, लेकिन जब सन अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होगी, उस पोजीशन को आप क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को आप एपीहेलियन की कंडीशन बोलते हैं। एवरेज जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं, जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बुलाते हैं, 1 AU। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब पेरीहेलियन की कंडीशन आपकी 3 जनवरी को होती है और एपीहेलियन की कंडीशन आपकी 4 जुलाई को होती है। पेरीहेलियन की कंडीशन तब होती है जब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर थी, और एपीहेलियन की कंडीशन तब जब जब समर थी आपकी नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से एक पेरी जी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, पेरी जी एंड एपोजी। ठीक है, पेरी जी उस कंडीशन को बोलेंगे जब अर्थ के आपका मून सबसे पास होगा। ठीक है, अर्थ के जब आपका मून सबसे पास होगा, उस कंडीशन को पेरीजी बोलते हैं। जब अर्थ से आपका मून सबसे दूर होगा, उस कंडीशन को एपीजी बोलते हैं। तो ये पेरीजी एपीजी वाले जो भी आपके एपोजी वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको टोटल सोलर एक्लिप्स और एन्युलर सोलर एक्लिप्स दो अलग अलग क्यों लगते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे इन्हें ब्रश अप किया है। क्लियर? चलिए, अब आगे देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं इसकी, सन की, मून की और अर्थ की, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ सन ही एक ऐसा आपकी बॉडी है जिसके पास खुद की लाइट होती है, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों प्रोड्यूस कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर होती है फिजन रिएक्शन। इस फिजन रिएक्शन के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके एक हीलियम का एटम बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं। यही जो हीट रिलीज होगी वही उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की और आपके मून की, तो इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये तो शाइन करते हैं। ये फिर भी शाइन इसलिए करते हैं क्योंकि ये सन की रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी जब इन प्लैनेट्स के ऊपर गिरती है तो ये भी शाइन करते हैं, यानी कि इन प्लैनेट्स का सिर्फ वही हिस्सा शाइन करेगा जिस हिस्से के ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है, और यही बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है जब हमें सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को समझना है। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट जो आपके लिए कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि आपका सन से अर्थ आपके अपने ही एक्सिस पे जो रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो उसको कितना टाइम लगता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करने के लिए? 24 घंटे। तो अर्थ आपकी स्फेरिकल है, सन आपका, मान लो आप सन हो और ये अर्थ का हिस्सा है, तो जो सन के सामने जो अर्थ का हिस्सा है, वहीं वहीं पे आपकी रोशनी पड़ेगी। जो मेरी साइड अर्थ का हिस्सा है वहां पे क्या होगा, आपका नाइट होगी। आपकी साइड वाले हिस्से में ही डे होगा, क्योंकि आपकी साइड से रोशनी आ रही है। अब ये रोटेट कर गया, मान लो, ठीक है, रोटेट करके ऐसे आ गया, तो अब जो दूसरी वाली साइड थी वहां नाइट हो गई और आपकी साइड क्या हो गया, डे हो गया। तो इस तरीके से आपके डे और नाइट चलते हैं। आधे हिस्से में 12 घंटे आपका दिन रहता है, आधे हिस्से में आपकी 12 घंटे नाइट रहती है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए जरूरी है ताकि कि हम समझ सके कि सूर्य ग्रहण दिन में लगेगा या रात को। तो सूर्य ग्रहण दिन में लगेगा क्योंकि सूरज हमें दिन में दिखाई देता है। आप डे वाली साइड होंगे ना, तभी सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा। जब आप नाइट वाली साइड होंगे तब आपको क्या दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण। तभी लग सकता है चंद्र ग्रहण। चांद देखने के लिए आप होने तो चाहिए ना नाइट वाली साइड पे। चलिए,
और हमें क्यों सन की रोशनी में बाकी ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते जैसे मून और बाकी चीजें, वो इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि सन की रोशनी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, अब हम फेजेस ऑफ मून के बारे में जान लेते हैं कि मून के अलग अलग फेजेस कौन से हैं, ये भी हमें हेल्प करेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मून और आपकी जो अर्थ है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये किसकी लाइट लेते हैं, सन की लाइट लेते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करके शाइन करते हैं। हमें अंधेरे में रात को चांद चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, वो तभी चमकता हुआ दिखाई देता है जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। अगर उस चांद के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो हमें चांद नहीं दिखाई देगा। ऐसा भी होता है, अमावस्या की रात को आपको चांद नहीं दिखाई देता, वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जो चांद का जो हिस्सा अर्थ की तरफ है ना, वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। देख लेते हैं कैसे। देखो, जो ये मान लो जैसे ये सन है आपका, राइट, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका सन है, इस हिस्से पे आपके सन की रोशनी रोशनी पड़ रही है, ये आपका मून है, राइट, और ये आपकी अर्थ हो गई। तो इस हिस्से पे आपकी सन की रोशनी पड़ रही है, तो ये तो क्या करेगा, शाइन करेगा। बट हम तो अर्थवासी इधर है ना, पृथ्वीवासी इधर है, तो अगर हम इधर की तरफ है तो हमें ये वाले हिस्से पे कोई रोशनी आ ही नहीं रही है, ये वाले हिस्से पे कोई रोशनी आ ही नहीं रही है, तो मून के पास तो खुद की लाइट होती नहीं, तो ये वाला हिस्सा तो हमें दिखाई नहीं देगा चमकता हुआ, तो हमें तो लगेगा कि आज तो रात को चांद निकला ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपको हमें लगेगा कि अमावस्या है, आज कोई चांद ही नहीं है। और अमावस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका न्यू मून बोलते हैं। न्यू मून भी बोल सकते हैं या फिर नो मून, कि कोई चांद नहीं है। तो न्यू मून और नो मून इस टर्म के लिए यूज किया जाता है। अब अब क्या होगा विद टाइम, आपका हमें पता है कि आपका जो मून है वो भी रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो ऐसे रिवॉल्व करना शुरू करेगा कि आपका अर्थ वाली साइड को थोड़ा थोड़ा चांद का हिस्सा क्या होता जाए, विजिबल होता जाए। तो थोड़ा सा न्यू मून के बाद आपको थोड़ा सा चांद का हिस्सा विजिबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वेक्सिंग क्रिसेंट। फिर आपको आधा चांद दिखने लग जाएगा, फिर आपको थोड़ा मतलब आधे से ज्यादा दिखने लग जाएगा, 3/4 आपको मून दिखने लग जाएगा। फिर आपको फुल मून की कंडीशन आएगी जब आपको पूरा चांद दिखेगा। पूरा चांद आपको कब दिखेगा, जब आपके सारी की सारी सन की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, और यही हिस्सा कहाँ था, अर्थ की तरफ था, तो हमें क्या दिखता है, चांद पूरा दिखाई देता है। जब हमें चांद पूरा दिखता है उसको फुल मून की कंडीशन बोलते हैं। अगेन फिर से चांद क्या हो जाएगा, थोड़ा 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 कम दिखाई देगा, और फिर से क्रिसेंट शेप आ जाएगा, और बाद में पूरा का पूरा ढक जाएगा और हमें न्यू मून की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सारे थे आपके फेजेस ऑफ मून। चलिए, अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे, एक्लिप्स। हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लिया, अब एक्लिप्स समझना आसान हो जाएगा। एक्लिप्स होता है ग्रहण लग जाना। ग्रहण मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा ढका जाना, और इस वजह से वो दिख नहीं रहा है। देखो, ये चीज एग्जिस्टेंस में रहेगी, मान लो ये आपका सन है, ठीक है, आप पृथ्वी हो। अब ये एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन इसको क्या करेंगे, बिल्कुल आके मून ऐसे ढक ले, है ना, और अब आप पृथ्वी, आपको मेरा पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देगा ना, तो इस पे क्या लग गया, ये सूरज था, इसको चांद ने ढक लिया, तो सूर्य पे ग्रहण लग गया। सूरज पे क्या लग गया, ग्रहण, यानी सोलर एक्लिप्स। इसी तरीके से लूनर एक्लिप्स हो जाएगा, जब आपका पृथ्वी क्या ढक लेगी, चांद को पूरा ढक लेगी, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। समझ गए, जो ऑब्जेक्ट ढका जा रहा है उस पे एक्लिप्स लगा है, उस पे आपका ग्रहण लगा है, वो वहीं पे है अपनी पोजीशन पे, बट दूसरा सामने इतना आ गया है कि दिख नहीं रहा है आपको, अर्थ से ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के होने के लिए आपको इतनी तो बात समझ आ ही गई होगी कि तीन बॉडीज का एक ही लाइन के अंदर होना जरूरी है, आपका सन का, अर्थ का और मून का। ठीक है, सन, अर्थ और मून जब एक ही लाइन के अंदर होंगे तो एक्लिप्स होगा ही होगा, ग्रहण लगेगा ही लगेगा, किसी पे भी लग सकता है। अब डिपेंड करेगा कि किस ऑर्डर में एक दूसरे के साथ लाइन पे है। अगर आपका सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इस टाइम पे आपका ग्रहण किस पे लगेगा, अर्थ पे, आप ऑब्जर्वर हो। ठीक है, मून बीच में आ गया है तो दिख क्या नहीं रहा है, सन नहीं दिख रहा है, तो इस केस में लगेगा सोलर एक्लिप्स। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपकी सन और मून के बीच में क्या आ जाए, अर्थ आ जाए। उस केस में क्या होगा, आप अर्थ पे यहाँ पे हो, मान लो आप अर्थ पे यहाँ पे हो, राइट, है ना, नहीं, आप कहीं पे भी लगा लीजिए, यहाँ पे हो आप अर्थ पे, आप इधर ही होने चाहिए, उधर साइड तो डे है ना, इस साइड तो आपका डे है, डे में तो आपको वैसे भी चांद नहीं दिखाई देगा, नाइट वाली साइड होगा, तो आप अर्थ पे यहाँ पे हो, तो आपका क्या होगा, अर्थ की शेडो इसके ऊपर फॉल कर जाएगी, और ये इसको
इसको कंप्लीटली क्या कर देगा, अंधेरा। यहाँ पे इसके पास कोई लाइट नहीं जा पाएगी, लाइट ब्लॉक हो जाएगी तो ये चमकेगा नहीं। तो उस टाइम पे हमें क्या लगेगा कि भाई मून पे क्या लग गया है, एक्लिप्स लग गया है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे लूनर एक्लिप्स। क्लियर हो गया? अभी इसको और डिटेल में देखते हैं आगे कैसे। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स एक ऐसा सेलेस्टियल इवेंट है जिसके अंदर मून, अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। मून, अर्थ और सन के, अब देखो ये डे में कैसे हो रहा है। देखो ये सन, पहले अभी मून को भूल जाओ एक टाइम के लिए, सिर्फ अर्थ और सन की पोजीशन को ध्यान रखो। इस टाइम पे सन यहाँ पे है और अर्थ यहाँ पे है ना? तो आपको सोलर एक्लिप्स हमेशा डे टाइम में देखने को मिलेगा। अब सन का जो हिस्सा यहाँ पे रोशनी दे रहा है, तो अर्थ के इस आधे हिस्से के अंदर क्या है, आपका दिन है, डे है। बाकी इस साइड तो आपकी रोशनी जा ही नहीं रही, इस साइड तो आपकी कोई रोशनी नहीं है, तो इस साइड क्या है, आपकी नाइट है। तो आपको एक्लिप्स कौन से कब देखने को मिल रहा है, जब अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसे ही सूर्य ग्रहण दिखेगा, इधर वाले के लिए तो सूरज ही नहीं है। तो इसीलिए आपकी डे की कंडीशन में आपको क्या दिखता है, सोलर एक्लिप्स दिखता है। ठीक है, ये बात हो गई होगी क्लियर। तो अब देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आपका बीच में आ गया भाई, चांद आ गया। अब चांद बीच में आने की वजह से क्या होता है, अब चांद की शेडो फॉल करती है अर्थ के ऊपर। सूरज के सामने जो भी आ जाएगा वो अपनी एक शेडो कास्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेडो दो तरीके से बनाता है, एक तो थोड़ा डार्कर पोर्शन होगा बीच वाला, और बाहर वाला क्या होगा, आपका लाइट पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपको किसी भी शेडो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मून की भी जब शेडो बनेगी यही दो पोर्शन देखने को मिलेंगे। जो बीच वाला डार्कर पोर्शन है उसको अंबरा बोलेंगे, साइड वाला लाइटर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, पेनम्बरा बोलते हैं। ये दोनों हमें कंडीशन देखने को मिल गई। अब क्या है, आपकी सन की रेडिएशन इधर फॉल कर रही है। ठीक है, अब सन की रेडिएशन अगर इस साइड फॉल करेंगी तो आपका क्या होगा, कि सॉरी, पहले आप ये देख लो कि ये इक्लिप्स कैसे हुआ, है ना? अब इक्लिप्स ये ऐसे हुआ कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वर की तरह खड़े हैं, तो आपकी साइड के आगे आपको बस यहीं से यहीं तक का दिख रहा था, इतना ही आपको दिख पा रहा था, इतना ही आपके पास आके मून खड़ा हो गया। तो पीछे सूरज चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारी साइड को तो ढक लिया ना। अगर मैं आपके विजन को ऐसे ढक लूं, तो सामने चाहे कितनी बड़ी चीज हो आपको तो नहीं दिखेगी ना, आपकी आईज की साइड तो आपकी ढक ही गई। तो आपकी आई साइड कि जो सामने वाला जो विजन का पार्ट था वो सारा का सारा तो मून ढक लेता है, तो चांद दिखेगा ही नहीं। इस तरीके से चांद पे ग्रहण लग गया, सॉरी सूरज पे ग्रहण लग गया, राइट? चांद ने आपका वो पार्ट ढक लिया। तो हमें ये तो समझ आ गया कि कैसे मून के बीच में आने से आपका सूर्य ग्रहण हो सकता है। अब देखते हैं ये कौन सी कंडीशन होगी इस टाइम पे मून की, मून का कौन सा फेज है ना? तो मून का फेज देखो तो मून के इस साइड पे लाइट पड़ रही है सारे के सारे, तो मून का ये हिस्सा तो जगमग जगमग कर रहा है। बट अगर अर्थ के साइड वाला हिस्सा देखो मून का, तो इस पे क्या है, कोई लाइट नहीं है, नो लाइट, है ना? और मैंने बोला था अगर अर्थ की साइड वाले हिस्से पे अगर मून के कोई लाइट नहीं है, तो हमें चांद क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, नो मून यानी अमावस्या। इसका मतलब आपका सोलर एक्लिप्स कब लगता है, सिर्फ और सिर्फ न्यू मून की कंडीशन में या फिर नो मून की कंडीशन के अंदर। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप के आपके सोलर एक्लिप्स हो सकते हैं। एक ये अनएक्लिप्स आप सन देख रहे हो, मतलब इस पे कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ, आपको पूरा चमकता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। ये है आपका पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि भाई चांद ने सिर्फ इतना ही हिस्सा ढक पाया, चांद बाकी इतना इतना तो मेरे को सूरज दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। अगर चांद इस तरीके से ढक ले कि आपको सिर्फ सन की बाहर वाली एक रिंग दिखाई दे रही है, सिर्फ एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे एक्लिप्स को क्या बोलेंगे, एन्यूलर एक्लिप्स। ठीक है, और लेकिन अगर आपका चांद इस तरीके से सूरज को ढक ले कि आपको सन का कोई पार्ट ही ना दिखाई दे, सिर्फ ये बाहर वाला कोरोना वाला पार्ट दिखाई दे, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका टोटल एक्लिप्स। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि भाई पार्शियल एक्लिप्स तो बात समझ आ गई, ये टोटल एक्लिप्स और रिंग एक्लिप्स कब कब बनेंगे, ये कंडीशन बता दो। ये ऐसे है कि मान लो अगर चांद बहुत ज्यादा, ये अर्थ थी, ये आपका मून था, और ये आपका सन, ये कंडीशन होनी चाहिए। जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा, यानी कि पेरी जी वाली कंडीशन होगी, उस टाइम पे आपका टोटल एक्लिप्स बनेगा। क्योंकि कोई भी, क्या मजाल कि आपको कोई भी हिस्सा सूरज का दिख जाए, इतना ज्यादा ग्रहण लग जाएगा। तो पेरी जी वाली कंडीशन के अंदर आपका टोटल एक्लिप्स होगा। लेकिन अगर यही मून थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, दूर कर दूं, है ना, अर्थ से दूर करने पे आपको कुछ ना कुछ हिस्सा तो क्या दिख जाएगा, आपको इसका दिख ही जाएगा, सूरज का दिख ही जाएगा रिंग की तरह। तो आपका एन्यूलर एक्लिप्स कब लगता है, एपोजी वाली कंडीशन के अंदर। अब समझ आया मैंने क्यों पेरिजी और एपोजी पढ़ाया था। तो ए से एन्यूलर, ए से ही आपका
एपोजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हमें तीनों टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स समझ में आ गई कि पार्शियल कब होता है, एन्युलर कब होता है और आपका टोटल एक्लिप्स कब होगा। अब देख लेते हैं कि कितने टाइम के लिए आखिरकार ये सूर्य ग्रहण लग सकता है। तो अब ये देखने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखो, मैक्सिमम जो ये टोटल आपका लग सकता है वो 7 मिनट 31 सेकंड। ये डाटा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन में हर जगह मिलेगा, हर आप वेबसाइट पे देखोगे, तो इसके लिए इतना बॉदर नहीं करना, 7 मिनट याद रख लो, ठीक है? कहीं जगह 8 सेकंड भी दे रखा है। 7 मिनट 31 सेकंड्स के ऊपर लगता है, डिपेंडिंग कि भाई, क्योंकि ये डाटा फ्लक्चुएट इसलिए करता है कि डिपेंड करता है आपका किस तरीके का एक्लिप्स लगा है। तो मैक्सिमम हो सकता है कि 7 मिनट कुछ सेकंड तक का आपका टोटल एक्लिप्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये न्यू मून डे पे होगा, नो मून डे पे होगा, अमावस्या पे होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कैसे हमने बात करी कि ये इतने ही टाइम का क्यों होता है, एक बार वो देखते हैं। देखिए, ये आपका सन, ये आपकी अर्थ और ये मून, मैंने बोला था तीनों होने चाहिए एक लाइन के अंदर, ले आओ, है ना? और कहाँ होना चाहिए मून इस टाइम पे, अर्थ और सन के बीच में। तो मैंने मून को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, तो अर्थ चली जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर। मून भी कर रहा है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो मून आ जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। अब क्या होगा, बहुत ही कम ऐसा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, अर्थ इधर मूव कर रही है और मून इधर मूव कर रहे हैं। तो बहुत ही कम टाइम का ऐसा आपको स्लॉट मिलेगा जहां पे ये तीनों एक लाइन के अंदर हो पाएंगे, इसीलिए मिनिमम मैक्सिमम आपका 7 मिनट तक आपको सोलर एक्लिप्स देखने को मिल सकता है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका लूनर एक्लिप्स के बारे में। लूनर एक्लिप्स की अगर मैं बात करूं तो इसको आपको मून एक्लिप्स भी बोला जाता है। ये कब कंडीशन होगी, जब आपका सन और मून के बीच में आपकी अर्थ आ जाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स की कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, अब सन की शेडो फॉल करती है किसके ऊपर, आपकी मून के ऊपर। सन ने, सॉरी, अर्थ की शेडो फॉल करती है आपके मून के ऊपर। सेम यहीं पे होगा, अर्थ ने एक बीच में बनाया अम्बरा और बाहर की तरफ बनाया पेनम्बरा। अम्बरा जो थी वो डार्केस्ट रीजन था, पेनम्बरा था वो थोड़ा सा लाइटर रीजन था। अब ये देखो कैसे इस टाइम पे आपको सिर्फ रात के टाइम पे लूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। बहुत इजी सी बात है, यहाँ से सन की रेडिएशन आ रही है, ठीक है? तो सन की रेडिएशन से इस साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे डे है, इस साइड वाले पे तो रेडिएशन आ ही नहीं रही, तो नाइट। और आपको नाइट में ही क्या देखने को मिलता है, मून देखने को मिलता है। तो नाइट की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। पहली तो हमें ये बात समझ में आ गई। दूसरी जो बात हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि आपका जो पेनम्बरा और अम्बरा के बेसिस पे आपका जो लूनर एक्लिप्स होगा वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक आपका पार्शियल लूनर एक्लिप्स हो सकता है, एक आपका टोटल लूनर एक्लिप्स हो सकता है। अब देखो ये कैसे, जब आपका पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स तब होता है जब मान लो आपका, ये मैंने बताया था, जो बीच वाला डार्केस्ट पोर्शन था ये आपका क्या था, अम्बरा। ठीक है, ये बाहर वाला जो लाइटेस्ट पोर्शन है ये क्या है आपका, पेनम्बरा। तो जब इस पेनम्बरा के अंदर आपका मून था, तो यहाँ से कुछ ना कुछ रेडिएशन वो रिसीव कर रहा था, कुछ ना कुछ रेडिएशन वो रिसीव करेगा सन से, तो आपको मून पूरा का पूरा दिखाई देगा। और मैंने ये बताया था, अगर सन की रेडिएशन पूरे मून के इस साइड पे फॉल कर रही है तो उस टाइम पे कौन सा मून होगा, फुल मून होगा। तो आपका लूनर एक्लिप्स कौन सी कंडीशन में लगेगा, जब आपका पूरा चांद होगा तभी उस पे ग्रहण लग सकता है, अदरवाइज आपका ग्रहण नहीं लगेगा। जैसे कि आपका सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपकी कंडीशन थी कि क्या होना चाहिए, आपका न्यू मून होना चाहिए, उसी तरीके से लूनर एक्लिप्स के लिए आपकी कंडीशन है कि आपका फुल मून होना चाहिए। बेसिकली ऐसे ही याद कर सकते हो कि भाई अगर चांद ही पूरा नहीं है तो उस पर क्या ग्रहण लगेगा, है ना? तो यहाँ पे आपका पूरा चांद इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद आपका पार्शियल एक्लिप्स, पार्शियल लूनर एक्लिप्स तब कहलाएगा जब पेनम्बरा और अम्बरा के बीच के अंदर आपका चांद आ जाए। ये आपका अम्बरा पोर्शन था, ये पेनम्बरा, तो यहाँ पे आपका चांद आ गया, तो थोड़ा बहुत हल्का सा पोर्शन के ऊपर लाइट पड़ेगी और आधा हिस्सा अर्थ की शेडो के अंदर छुप जाएगा। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, जिस हिस्से के ऊपर लाइट पड़ रही है वो हमें विजिबल होगा, जो अर्थ की शेडो है ना, सॉरी, अर्थ की शेडो के अंदर दब जाएगा वो हिस्सा हमें विजिबल नहीं होगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, पार्शियल लूनर एक्लिप्स बोलेंगे। लेकिन मान लो अगर मून बिल्कुल ही इस अम्बरा वाले रीजन के अंदर आ जाए और अर्थ की पूरी शेडो इसके ऊपर फॉल करे तो हमें कोई चांद नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इस टाइम पे आपका क्या होता है, टोटल या फिर फुल लूनर एक्लिप्स। ठीक है,
अब जब भी आपका टोटल लूनर एक्लिप्स होगा तो उस टाइम पे आपको चाँद कैसा दिखाई देता है? ब्लड मून कलर का दिखाई देता है, रेडिश और कॉपर कलर का दिखाई देता है। इसका कारण बताइए ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि अर्थ से देखो कुछ ना कुछ सन की रेडिएशंस तो क्या करेंगी यहाँ से 1 सेकंड। हुँ। कुछ ना कुछ सन की रेडिएशंस तो यहाँ से अब अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर भी है, हम एटमॉस्फेयर को तो भूल ही गए ना, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ सन की रेडिएशंस क्या करती है इसके ऊपर फॉल कर ही जाती है। मतलब चाँद नहीं दिखाई देगा बट वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो नहीं डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ते अपन कि भई ऐसे फैल जाना लाइट का, तो वो लाइट जब फैल जाती है तो हमें वो रेड कलर की दिखाई देती है। वो किसकी वजह से? अर्थ के एटमॉस्फेयर से डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से सन के रेडिएशन की वजह से हमें टोटल लूनर एक्लिप्स के टाइम पे चाँद थोड़ा-सा रेडिश कलर का दिखाई देगा। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया था, ये तो मैंने बता दिया कि आपको फुल मून के टाइम पे आपका लूनर एक्लिप्स होगा। अब ड्यूरेशन कितनी टाइम के लिए मैक्सिमम हो सकता है? जैसे आपका सोलर एक्लिप्स 7 मिनट और कुछ सेकंड के लिए था, जैसे आपका 8 सेकंड के लिए भी हो सकता है। वैसे अगर मैं लूनर एक्लिप्स की बात करूँ, तो ये थोड़ा-सा लंबा चलता है। देख लेते हैं कैसे? मान लो ये आपका सन है, सन के अराउंड आपकी अर्थ है और अर्थ के अराउंड क्या है आपका मून। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन में होनी चाहिए, अर्थ बीच के अंदर होनी चाहिए। अब अर्थ इस टाइम पे इधर ट्रैवल कर रही है, मून भी इस साइड ही ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, ये अपनी वो सिमेट्री मेंटेन कर सकते हैं तीनों की एक ही लाइन में होने के लिए। और ये मैक्सिमम पीरियड हर जगह अलग-अलग डाटा दिया जाता है डिपेंडिंग कि वो किस पोजीशन के अंदर है। ये 3 आवर 28 मिनट्स तक मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पे आप आवर कर लीजिएगा, पीडीएफ में थोड़ा गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका 3 आवर 28 मिनट्स तक हो सकता है। रीज़न क्या था? क्योंकि दोनों का ही रिवोल्यूशन सेम डायरेक्शन में हो रहा था। तो एक लाइन में फॉल करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी लॉन्गर टाइम के लिए हो जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, लूनर एक्लिप्स हमें थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, सोलर एक्लिप्स हमें थोड़ा कम फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्या ये सवाल नहीं आया, फेजेस ऑफ मून में तो मैंने पढ़ा कि भई 29 पॉइंट सम डेज़ के बाद आपकी लूनर साइकिल रिपीट हो जाती है, तो फुल मून और न्यू मून तो बार-बार आते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हर महीने अगर फुल मून के होने पे आपका चंद्र ग्रहण लगता है और न्यू मून के होने पे सूर्य ग्रहण लगता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलते हैं? उसका भी एक कारण है। उसका कारण है सूर्य जो आपकी चाँद है वो पृथ्वी से 5 डिग्री का एंगल बना के लाई कर रहा है। नहीं समझ में आया? समझते हैं कैसे? मान लो अगर आपका ये सूरज है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका मून है। ये भी ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाया कर रहे होते हैं। यानी कि अर्थ के प्लेन में ही ये लाया कर रहा होता तो मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती कि भाई जब आपका न्यू मून की कंडीशन थी, है ना? तब आपका सूर्य ग्रहण लग जाता, जब आपकी फुल मून की कंडीशन थी तब आपका चंद्र ग्रहण लग जाता। अगर ये सब एक ही प्लेन में होते यानी कि सन का और अर्थ का जो प्लेन है वही मून और अर्थ का प्लेन होता। बट एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। है कैसा? अगर सन और अर्थ इस प्लेन में एक दूसरे के अराउंड मतलब अर्थ अगर सन के अराउंड इस प्लेन में रिवॉल्व कर रही है, तो मून अर्थ के अराउंड इस प्लेन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। इस तरीके से एंगल पे टिल्टेड है। 5 डिग्री का ये ऐसे एंगल बनाता है। समझ रहे हो? और अगर ये इस तरीके से 5 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होगी कि ये तीनों एक ही लाइन में लाए कर पाए। सिर्फ 2 ही कंडीशन ऐसी होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपका फुल मून और न्यू मून हो। एक यहाँ वाली कंडीशन, एक यहाँ वाली कंडीशन। तो ये जो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं आपके इस पूरी साइकिल में, उन्हें बोलते हैं लूनर नोड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लूनर नोड्स। और ये आपका ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे फॉल करें, कि तीनों लाइन में लाया करें। तो यही रीज़न है कि हमें हर महीने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो आपका मून है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अर्थ से लाइन नहीं करता, वो एक डिग्री पे लाया करता है विच इज योर 5 डिग्री एंगल। और यही एंगल है जो आपको अलाउ नहीं करता कि आपका हर टाइम पे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हो सके। समझ गए? चलिए, अब देख लेते हैं इस साल में जो होने वाले सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स है। अगर कहीं पे आपका सोलर एक्लिप्स लग रहा है या लूनर एक्लिप्स लग रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी अर्थ की हर कंट्री ही उसी टाइम पे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दिखेगी। जो फेज उस टाइम पे पड़ेगा
वही एरियाज देख पाएंगे। तो इस साल क्या है, आपके 2 सोलर एक्लिप्स हैं, एक है टोटल सोलर एक्लिप्स और एक है एन्युलर सोलर एक्लिप्स। आपका 20 अप्रैल को टोटल सोलर एक्लिप्स था इन एरियाज के अंदर, और अभी 14 अक्टूबर को आपका एन्युलर सोलर एक्लिप्स था इस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर नहीं था ये, ठीक है, तो हमने नहीं देखा। अगर मैं बात करूँ लूनर एक्लिप्स की, तो 5 टू 6 में आपको देखने को मिला होगा यहाँ पे, एशिया के अंदर भी था उस टाइम पे, और 28 से 29 अक्टूबर को भी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, एशिया के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा लूनर एक्लिप्स। ये लूनर एक्लिप्स आपका पार्शियल लूनर एक्लिप्स होने वाला है, टोटल लूनर एक्लिप्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इस साल के एक्लिप्स कौन कौन से थे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और फिर देखते हैं आपको कितना लेक्चर समझ में आया। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन? अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर होती है कौन से दिन में साल के? इस कंडीशन को हम एपिहेलियन बोलते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है आपसे, ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एपिहेलियन अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का कितना होता है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ एपिहेलियन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द सन। ओके, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए। दिस विल बी योर थर्ड क्वेश्चन नाउ। ओके, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर आफ्टर फुल मून डे, सॉरी, after full moon day, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner. फुल मून के बाद जो साइज है ब्राइट पार्ट का वो कम 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 हो जाता है। 15th डे पे जो मून विजिबल नहीं होता उस मून को हम क्या बोलते हैं? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज, अभी आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? द साइज ऑफ इल्यूमिनेटिंग पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजिंग ईच डे आफ्टर द न्यू मून। कि क्या जो विजिबल पार्ट है वो हर दिन न्यू मून के बाद उसका हिस्सा इंक्रीज होता है? दूसरा सवाल है, फुल मून के बाद क्या जो सनलाइट का जो पोर्शन होता है वो हर डे डिक्रीज होता है? तो बताइए इनमें से क्या आपका करेक्ट आंसर था। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। क्वेश्चंस को, इन चारों क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल द टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।